Discuss about chapter number 1, bricks, beads and bones, the Harappan civilization. तो अभी हम इस चैप्टर को टर्म 1 के अकॉर्डिंग टर्म 1 के रिवीजन पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी बातें हम डिस्कस करेंगे दीज विल बी कंसंट्रेटेड ओनली दी एमसीक्यू पर्पज ओनली कि टर्म। तो पहले चैप्टर के नाम के साथ हम बात करते हैं ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। चैप्टर का नाम ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, यानी कि इस चैप्टर को लिखने में देखिए ब्रिक्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में वहां पे बहुत सारे इस प्रकार के खंडर मिले हैं जहाँ पे जिनमें ब्रिक्स का यूज हुआ है। बीड्स, वहाँ पे नॉर्मली कई सारे ऑर्नामेंट्स में बीड्स का यूज हुआ है। और बोन्स, जो कई प्रकार के कैटल्स वगैरह हैं या एनिमल्स हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारी बोन्स मिली है। ह्यूमन बीइंग के स्केलेटन मिला है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। बाद में नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब याद रखिएगा इस चैप्टर में इस सिविलाइजेशन के कई सारे नाम हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इस सिविलाइजेशन की खोज वो हड़प्पा नाम के शहर में हुई है। ठीक है, तो एमसीक्यू में यदि आ जाए कि सबसे पहले इस साइट्स का एक्सप्लोरेशन किस जगह पे हुआ था तो हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, इस सिविलाइजेशन का सबसे फेमस नाम क्या है तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। दूसरा इस सिविलाइजेशन का एक नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं कि सिविलाइजेशन से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द जो जगह मोस्ट ऑफ द सिटीज हैं वो इंडस वैली के अंदर लोकेटेड है। यानी कि जो कोई भी रिवर होती है वो एक वैली जनरेट करती है। जैसे गंगा रिवर है उसकी अपनी एक वैली है, ब्रह्मपुत्र रिवर की वैली है। तो इसी प्रकार से इंडस रिवर है उसकी अपनी एक वैली है जो कि ऊपर मानसरोवर से निकलती है और जाके पाकिस्तान में जाकर विलुप्त जो अरेबियन सी है वहां पे उसका विलुप्त होती है। जैसे गंगा रिवर है वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वैसे अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो इस पूरी वैली जो इंडस रिवर की जो पूरी वैली है, तो मोस्ट ऑफ द जो सिटीज हैं जो जहाँ पे एक्सप्लोरेशन हुआ वो इस रिवर की वैली में मिले हैं, तो इसलिए इसका दूसरा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा इस सिविलाइजेशन को ब्रोंज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ब्रोंज सिविलाइजेशन इसलिए से बोलते हैं, ब्रोंज का मतलब होता है कांसा। ब्रोंज है वो दो मेटल के एलॉय से बनता है। ठीक है, Cu कॉपर प्लस टिन। कॉपर यानी तांबा और टिन, कॉपर और तांबा दोनों को मिला दो तो एक नया एलॉय तैयार होता है जिसको हम ब्रोंज बोलते हैं। ठीक है, तो इस सिविलाइजेशन के लोग थे जिस मेटल का यूज करते थे वो ब्रोंज थी, तो इसलिए इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा यदि मेटल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लोहे के बारे में जानते थे, उन्होंने लोहे के ऑर्नामेंट्स बनाए थे, ये सारी चीजें आए, तो लोहे के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन जीरो थी। आयरन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं थी। आयरन का भारत में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले यूज जब हुआ वो 6th सेंचुरी बीसी में हुआ है, जो कि आपको 600 बीसी में आयरन का यूज होना शुरू हुआ है इंडिया में, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत है। तो कंफ्यूज मत होना, वहां से आयरन का आया। इस चैप्टर में इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू में आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने अपने घरों में आयरन का यूज किया था, आयरन ऑर्नामेंट्स बनाए थे या आयरन से रिलेटेड टूल्स बनाए थे, आयरन से उनका प्लो बना हुआ था। ऐसी कोई भी चीज पूछ ली जाए तो आयरन का मतलब आते ही आपके वो ऑप्शन रॉन्ग है। वो लोग केवल ब्रॉन्ज से रिलेटेड चीजें बनाते थे। ठीक है, अब यदि एमसीक्यू पर्पज की ओर आगे चले दी हड़प्पन सील, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, बेसिकली सिप से उठाओगे। विच इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मिलने वाला सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स क्या है, तो सिंपल सा आंसर है दी हड़प्पन सील। पहला एमसीक्यू तैयार हो गया। ठीक है, कि हड़प्पन सील है वो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स माना जाता है। दूसरा एमसीक्यू तैयार करें तो हड़प्पन सील किससे बनी होती थी, तो आपको उसमें उलझाने के लिए डालेगा गोल्ड की बनी होती थी, सिल्वर की बनी होती थी, आयरन की बनी होती थी, ब्रॉन्ज की बनी होती थी। तो हड़प्पन सील वो एक स्टोन की बनी होती थी, एक पत्थर से बनी होती थी, और उस स्टोन का क्या नाम था, स्टेटाइट। स्टेटाइट नाम का एक पत्थर था जिससे कि ये सील बनाई जाती थी। हड़प्पन सील वाज मेड फ्रॉम ए स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। ठीक है, अब तीसरा सवाल यहाँ पे बन रहा है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो सील जो ये पिक्चर में आपको दिखा रखा है, देखिए सील का ये फिगर यहाँ पे बनी हुई है।
कि अलग अलग टाइप के इस फिगर को आप देखोगे तो इसको ध्यान रखिएगा। तो तीसरा सवाल जो एमसीक्यू में उदाहरण बन सकता है कि इस सील के ऊपर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, हड़प्पन सील के ऊपर क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले कोई भी सील है उसके ऊपर पहली चीज है एक एनिमल मोटिफ। तो ये देखिए कि एनिमल बना हुआ है सील के ऊपर, ये देखिए ये बना हुआ, ये हर हड़प्पन सील के ऊपर आपको मिल जाएगा, एक एनिमल हो गया। दूसरा, कुछ इस पे साइंस बने हुए हैं जो कि किसी स्क्रिप्ट के हैं। तो ये देखिए जो चिन्ह बने हुए हैं ये माना जाता है किसी स्क्रिप्ट के हैं, ठीक है, ओके। और जो स्क्रिप्ट है वो अभी भी रिमेन्स एंड डिस्प्यूटेड का इसका मतलब है कि इस स्क्रिप्ट का जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ होना चाहिए वो अभी भी हमारे लिए एक रहस्य है, उसको अभी भी खोजा नहीं जा सका है। तो यहाँ पे कई बार उलझाने के लिए सवाल बनाया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, और फिर आंसर में डाल देगा जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप वो चैप्टर नंबर 2 से है, इसमें नहीं लगा देना उसको। हड़प्पा के लोग लिखना पढ़ना जानते थे क्योंकि उनके पास एक स्क्रिप्ट थी, लेकिन इस स्क्रिप्ट में जो अलग अलग जो निशान बने हुए हैं उसका मीनिंग क्या है वो अभी तक भी किसी को नहीं पता है, ये आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। तो देखो बेसिकली हमारे सामने अभी 4 एमसीक्यू बन गए हैं। अब आगे हम चलें कि यहाँ के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली। तो यहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उनको बोलते हैं जब जब कोई प्राचीन कोई जगह होती है वहाँ पे जब आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जब वो खुदाई करते हैं तो उन खुदाई में उन्हें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। हो सकता है वहाँ पे उन्हें खुदाई में घर मिल जाएं, कोई पोट मिल जाए, ऑर्नामेंट्स मिल जाएं जो गहने वगैरह होते हैं, टूल्स मिल जाएं, अलग अलग टूल्स हो सकते हैं, और सील्स हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ मिलती हैं, जब वो खुदाई करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, तब उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को कलेक्टिव रूप से बोलते हैं हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो इसलिए यदि सिंपल सा क्वेश्चन आए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए या उसके रिलेटेड जो रहस्य हैं उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, और वो लिख दे कि रिटर्न सोर्सेज, ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और कुछ और ऑप्शन डाल दे, तो सिंपल सा आंसर होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। हिस्टोरिकल सोर्सेज नहीं होंगे, ना रिटर्न सोर्सेज होंगे, क्योंकि रिटर्न में जो भी है उसका तो कोई मीनिंग ही हमें नहीं पता है। तो वो उसके लिए तो सिंपल सा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसका एकमात्र सोर्स है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। अब इससे आगे और चले इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड, तो बेसिकली क्या बातें और आती है हमारे सामने। अब यहाँ पे हम बात करें यहाँ से और इम्पोर्टेंट चीजें कुछ जो हमें देखनी है कि हड़प्पन कल्चर डिस्टिंक्ट। अब हड़प्पन कल्चर है ये अपने आप में बहुत फेमस थी, तो इस पर्टिकुलर जगह पे कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं जो हड़प्पन कल्चर की सबसे मोस्ट फेमस हैं, जो इसकी डिस्टिंक्टिव चीजें हैं जो इसे बाकी कल्चर से अलग करती हैं। तो पहला है सील्स, यहाँ पे जो सील जो ऊपर अभी पिक्चर अभी आपने देखी है। दूसरी यहाँ से मिलने वाली बीड्स। तीसरा यहाँ से वेट वाला एक सिस्टम मिला है जो कि सारे सिविलाइजेशन में वेट है वो सेम है। और फिर स्टोन ब्लेड्स, और अगला ब्रिक्स, बैग्ड ब्रिक्स, जो ईंटें हैं वो पकी हुई जो ईंटें हैं इनका जो अनुपात है वो सेम है हर जगह पे। तो ये 5 चीजें याद रखिएगा, सील्स, बीड्स, वेट स्टोन, ब्लेड्स एंड बैग्ड ब्रिक्स। ये ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हड़प्पा की यूनिक कल्चर को लोगों के सामने लेके आए हैं, जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखोगे तो उनका वेट सिस्टम का पिक्चर है, ये उनकी ब्लेड्स हैं, ठीक है। दूसरा इसमें जो रटने वाली चीज है वो है कि देखो ये भी आ गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम है वो हड़प्पा के ऊपर रखा गया इस सिविलाइजेशन का नाम, क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड। क्योंकि हड़प्पा वो पहली जगह थी जहां से इस यूनिक कल्चर की खोज हुई थी। अब इस सिविलाइजेशन का टाइम फ्रेम पूछा जाए तो टाइम फ्रेम में रटने वाली चीज है सिंपल सा 2600 BC से लेकर 1900 BC के बीच में इस सिविलाइजेशन का टाइम फ्रेम है, जिसको मैच्योर हड़प्पन भी बोलते हैं। लेकिन यदि हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम फ्रेम पूछा जाए तो हमें केवल यही लिखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम फ्रेम है 2600 BCE से 1900 BCE। तो देख लो पेज नंबर 1 से हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है सिविलाइजेशन से रिलेटेड। अब इस मैप को हम बाद में करेंगे थोड़ा, ठीक है। बिगिनिंग के यदि हम बात करें
तो यहाँ से हमें कौन कौन से क्वेश्चंस को देखना है। तो बेसिकली बिगिनिंग में यदि हम बात करेंगे तो हमें देखना है सबसे पहले These cultures were associated with distinctive poetry, evidence of agricultural pastoralism and some, ये भी हमें नहीं देखना, इसको छोड़ देना हमें। उसके बाद हम चलते चले जाएंगे आगे की तरफ, तो वो हमें देखना है यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर की तरफ हम चलते हैं सबसे पहले। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ तुमसे। अब हमें जो अगला पॉइंट इसका डिस्कस करना है वो इसका सब्सटेंस, कि देखो कोई भी लोग हैं वो अपने खाने पीने के लिए किन चीज़ों का यूज़ करते होंगे, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस वाली चीज़ों को। तो खाने पीने की क्या प्लानिंग थी, किन चीज़ों को यूटिलाइज करते थे। अब यहाँ पे हमें कुछ बेसिकली और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे। इस कल्चर में कुछ है कि हड़प्पन पीपल थे वो क्या क्या खाते थे, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों को खाते थे, ठीक है। यानी कि वो केवल वीगन वाले नहीं थे, कि वो प्लांट्स से भी रिलेटेड चीज़ें खाते थे और एनिमल प्रोडक्ट भी खा रहे थे। साथ ही वो लोग फिश भी उनके खाने का एक हिस्सा था, ठीक है। क्योंकि कई बार आप सोच सकते हो कि सिविलाइजेशन के मोस्ट ऑफ द जो शहर सिटीज हैं वो राजस्थान वगैरह में मिले हैं, तो उस समय राजस्थान तो एक डेजर्टिक पार्ट है, तो क्या वहाँ पे लेकिन वो लोग फिश भी कंज्यूम करते थे, ओके। अब यहाँ पे जो ग्रेन्स मिले हैं उन ग्रेन्स के बारे में हमें पता करना है, जिससे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लगभग ईच एंड एवरी ईयर पूछा जाता है ग्रेन से रिलेटेड, कि वो कौन कौन से अनाजों का प्रोडक्शन करते थे, वो वाली चीज़ें। तो एक चीज़ बेसिकली याद रखिएगा, हड़प्पन पीपल्स को राइस के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन थी। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये डाल देंगे, राइस का नाम डाल देंगे वहाँ पे, कि हड़प्पन पीपल ईट राइस, या हड़प्पन पीपल नो अबाउट प्रोडक्शन ऑफ राइस, और हड़प्पन पीपल हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दी राइस प्रोडक्शन। तो ठीक है, तो राइस को हमेशा याद रखिएगा, चावल नाम की चीज़ उनकी लाइफ में लगभग नो है। तो क्या क्या था इनको इम्पोर्टेंट खाना, वीट जो गेहूँ हम खाते हैं आज के टाइम, बार्ली, लेंटिल, चिकपिया और सीसम, और मिलेट्स जिनको हम मोटा अनाज बोलते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशली गुजरात से मिले हैं। मिलेट्स का कनेक्शन गुजरात से है। तो ये देखो 5 चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे। वीट के बारे में उनको पता था, बार्ली जानते थे, लेंटिल जानते थे, चिकपिया जानते थे, सीसम जानते थे, और मिलेट्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन थी। बट राइस वाज रिलेटिवली रेयर मिला, यानी राइस लगभग रेयर मामलों में कुछ दाने मिले हैं। तो राइस के बारे में यदि पूछा जाए तो वो लोग नहीं जानते थे, ठीक है। अब कौन कौन सी एनिमल से वो लोग जानते थे, किस किस प्रकार के एनिमल्स के बारे में उनको पता था। तो देखिए एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिली होगी, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे एक्सकवेशंस किए होंगे तो कई डिफरेंट एनिमल्स की उन्हें बोन्स मिली होंगी। तो उन्हीं बोन्स के बेस पे आइडिया लगाया गया है कि किन किन एनिमल्स के बारे में वो परिचित थे। तो सबसे पहले यदि आप देखोगे तो कैटल के बारे में वो जानते थे, यानी मवेशियों के बारे में वो जानते थे। शिप के बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन थी। गोट के बारे में जानते थे, बकरी के बारे में, बफेलो के बारे में भी जानते थे, भैंस के बारे में जानते थे, पिग के बारे में भी जानते थे। काऊ का अलग से कोई स्पेसिफिक नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दो और आते हैं जो लास्ट ईयर एमसीक्यू में पूछा गया था, आर्कियोलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट। देखो सिंपल सा है, आर्कियोलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट क्या काम करेगा, ठीक है। और एक बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, साइंस में 2 टर्म होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो नॉर्मली बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है, प्लांट्स का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है, प्लांट किंगडम का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी में किसका करते हैं, एनिमल किंगडम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एविडेंस मिले हैं एनिमल से रिलेटेड या उनकी बोन्स वगैरह जो भी मिले हैं, तो उसके बारे में जो भी अध्ययन करेगा वो कौन होगा, आर्कियोलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट होगा। तो देखो इसमें जूलॉजी से जू सब दोनों जुड़ा हुआ है, जू और जूलॉजिस्ट। ये जू वो मत मान लेना जो एनिमल्स वाला जू है, ठीक है, ये जू वर्ड यहाँ से निकला है जो एनिमल किंगडम का स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो स्टडीज डन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। अब ऊपर जितने भी एनिमल बताए गए हैं वो सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं, ये इनका मानना था। डोमेस्टिकेटेड उनको बोलते हैं जो पालतू होते हैं।
अब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का कैसे पता लगाया उन्होंने, सिंपल सा सोच के देखो तो देखो उन एनिमल्स का जो नॉर्मली उनके टीथ वगैरह है, उनकी बोन्स है, उनका डेवलपमेंट अलग हो जाता है। जैसे डॉग की भी आप बात करोगे तो बोलते हैं ना जंगली कुत्ता और डोमेस्टिकेटेड डॉग, वाइल्ड डॉग और डोमेस्टिकेटेड डॉग। तो जो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स होता है वो घर पे आपकी चपाती भी खाता होगा, दूध भी पीता होगा, तो उसकी जो जबड़े की शेप है, उसकी जो टीथ है ना, वो उसकी शेप धीरे धीरे अलग होने लगती है। और वाइल्ड डॉग होगा तो उसे जंगलों में शिकार भी करना होता होगा, तो उसे मतलब कई जो एनिमल्स की स्किन होती है उससे भी उसे चीरना होता होगा, तो उसके जो टीथ की शेप होगी, उसके जो जो बोन्स की शेप होगी जबड़ों की, वो एकदम अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पता लगाते हैं। पता कौन लगाता है? आर्कियोलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट। तो ऊपर उन्होंने बताया कि ये सारे एनिमल डोमेस्टिकेटेड थे। तो कौन कौन से एनिमल्स वो डोमेस्टिकेटेड थे, यानी वो उनके पालतू थे? कैटल, सीप, गोट, बफेलो और पिग, ये सारे उनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे। ठीक है, अब उन्हें कुछ वाइल्ड एनिमल्स की भी उन्हें बोन्स मिली हैं। इसके साथ साथ वो वाइल्ड एनिमल्स में कौन सा है? जैसे बोर, तो जंगली सुअर होता है उसको बोलते हैं बोर, डीर, हिरण जिसको आप बोल सकते हो, और घड़ियाल। घड़ियाल नॉर्मली मगरमच्छ जैसा ही होता है, लेकिन उसके मुंह के ऊपर एक उसकी शेप होती है, वो अलग होती है मगरमच्छ से। ठीक है, तो ये तीन उन्हें वाइल्ड एनिमल मिले हैं, बोर, डीर और घड़ियाल। ओके, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो जंगली एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनकी वहाँ पे बोन्स मिली हैं, तो उनको हांटेड करते थे, मतलब उनका शिकार करते थे या नहीं करते थे, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का आपको टूल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जिससे ये आइडिया लग सके कि उनका वो शिकार करते थे या नहीं करते थे। तो यदि ये भी स्टेटमेंट डाल दे वो सिंपल सा कि इन वाइल्ड एनिमल्स का वो लोग हांटिंग करते थे या दे नो अबाउट दी हांटिंग प्रोसेस, तो उसके बारे में हमारा आंसर होगा 0, नो, हमें कुछ नहीं पता है। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट नो वेदर द हेडप्पन्स हांटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स और ऑब्टेन्ड मीट फ्रॉम अदर हांटिंग कम्युनिटीज, कि आसपास की दूसरी कम्युनिटी थी वो हांट करके उनको शिकार प्रोवाइड करती थी या वो खुद शिकार करते थे, इसके बारे में हमारी इंफॉर्मेशन क्या है? 0। अब इसके अलावा देखो कि कुछ फिश किसकी मिली हैं? फिश की भी फिश मिली है, मछली की हड्डियां भी वहाँ पे मिली हैं और फाउल की हड्डियां भी वहाँ पे मिली हैं। ठीक है, ये दो ऐसे हैं जो कि समुद्र में मिलते हैं, तो इनको भी अलग से याद रख लेना। तो हो गए हमारे इतने सारे MCQ। अब चलो अब हम थोड़ा आगे और चलते हैं इस चैप्टर को। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमें क्या क्या देखना है। तो एग्रीकल्चर में हमें सबसे पहले जो देखना है कि नॉर्मली उनका जो देखो खेतों में आप अनाज उगाते हो, तो अनाज को आप एक कई तरीका होता है, ब्रॉडकास्टिंग का तरीका होता है कि जमीन के अंदर आप अनाज को बिखेर देते हो या फिर हल के द्वारा आप करते हो। तो सीड्स ब्रॉडकास्ट होते थे या हल के द्वारा जताए जाते थे, तो उसके आगे देखोगे क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि हमें कॉन्क्रेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, वी डोंट नो। ओके, लेकिन कुछ चीजें हैं कि रिप्रेजेंट सील्स वगैरह हैं या टेराकोटा के जो पिक्चर्स स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं, वो हमें ये बताते हैं कि बुल के बारे में वो लोग जानते थे। देखो हम बता देते हैं, काऊ के बारे में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है हमें, गाय के बारे में वो लोग जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन बुल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ये हमें पता है, क्योंकि ये बुल है वो टेराकोटा जो मॉडल से जो ये इस प्रकार के खिलौने बच्चों के लिए बनाए गए थे इस बुल शेप के, और साथ ही जो उनकी सील्स हमने देखी थी, तो उन सील्स के ऊपर भी ये बुल की शेप बनी हुई है। तो इन दोनों से हमें ये पता कि बैल के बारे में वो लोग जानते थे। अब देखो दो और दो जोड़ के आप सिस्टम निकालोगे, 2+2 का मतलब 4 होता है, तो बुल के बारे में वो जानते थे, तो बुल का क्या यूज हो सकता है उनके लाइफ में? बुल का या तो ये होगा कि इसके पीछे गाड़ी को जोड़ दिया जाता होगा और इसको ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए यूज करते होंगे, जिसको हम बोलते हैं बुलक कार्ट। ठीक है, या फिर इसके पीछे हल को जोत के इससे खेत में हल के रूप में हल जोतने के लिए इसकी पावर का यूज किया जाता होगा। बैल का दो ही यूज है ना, मॉडर्न डे में भी आप देखो तो बैल कहाँ दिखता है? या तो बैलगाड़ी में जुता हुआ दिखाई देगा या फिर खेत में उससे हल जुतवाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो इस बुल से हमें ये आइडिया तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि वो लोग हल का यूज तो जानते थे और ट्रांसपोर्ट के लिए वो बुल कार्ट का भी यूज करते थे। और ये बुल की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? पहला तो हमें इससे रिलेटेड टेराकोटा टॉयज मिले हैं, और दूसरा जो सील्स है इनकी हड़प्पन जो सील्स हैं उसके ऊपर भी कई जगह पे बुल की ड्राइंग बनी हुई है। ठीक है, लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ, बुल के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, काऊ के बारे में वी डोंट नो। ओके,
अब एक इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने थोड़ा ये आइडिया लगा लिया कि भाई वो प्लोइंग का यूज करते थे, हल का यूज तो करते होंगे क्योंकि बुल उनके पास था। और टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड एट दी साइट्स इन चोलिस्तान। अब साथ ही हमें जो हल के जो मॉडल हैं, जो हल इस प्रकार से बना होता है, तो इसके जो टेराकोटा मॉडल है वो हमें दो जगह से मिले हैं। देखो बुल भी मिल गया, अब आपको हल के भी खिलौना मिल गया है, तो यानी हल के बारे में भी जानते थे और बुल के बारे में भी जानते थे। अब ये हल वाला जो मॉडल है वो कहाँ से मिला है? चोलिस्तान, जो कि पाकिस्तान का इलाका है, और बनवाली हरियाणा। तो यदि वो पूछे केवल इंडिया में कि इंडिया में जो टेराकोटा टॉयज है वो हल्का वो कहाँ से मिला है, तो आंसर सीधा सा होगा बनवाली। और यदि वो या ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि हल से रिलेटेड जो मॉडल्स है वो कहाँ कहाँ मिले हैं, और ऑप्शन ए में डाले बनवाली, ऑप्शन बी में चोलिस्तान, ऑप्शन सी लिखे बनवाली एंड चोलिस्तान, तो वो कहाँ कहाँ मिले हैं? चोलिस्तान एंड बनवाली एट दी बोथ प्लेसेस। लेकिन इंडिया में पूछे तो केवल बनवाली है। ठीक है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को एक एविडेंस और मिला है हल से रिलेटेड, वो क्या है? उन्हें राजस्थान में कालीबंगा एक जगह है श्रीगंगानगर के पास, वहां पे एक प्लॉड फील्ड मिला, यानी जुता हुआ एक खेत मिला, यानी एक ऐसा खेत मिला है जिसमें जुताई की गई है। ठीक है। और इस कालीबंगा में ही उन्हें किस प्रकार का जो हल मिला, वहां कैसी जुताई की गई खेत में? द फील्ड हैड टू सेट ऑफ फैरो एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, यानी खेत में है ना, देखो इस प्रकार से जुताई की गई थी, ये सिंपल सा, ये और फिर ऐसे राइट एंगल पे, कहाँ पे? बनवाले में। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है हमें? दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, कि दो अलग अलग प्रकार की फसलों को वो लोग एक साथ उगाते थे। तो ये इंफॉर्मेशन हमें जुते हुए खेत कहाँ मिला है? जुते हुए खेत से एविडेंस कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। और ऐसा खेत जहाँ पे एक ही फील्ड के अंदर टू सेट ऑफ फैरो एट राइट एंगल्स ईच अदर, वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और दो अलग अलग फसलें वो एक साथ उगाते थे, टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, ये एविडेंस कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। तो कालीबंगा 3 MCQ का आंसर दे रहा आपका। ठीक है, कि कालीबंगा से हमें ऐसा खेत भी मिला है जिसमें राइट एंगल के ऊपर इस प्रकार से हल्के साक्ष्य हैं। कालीबंगा वो जगह भी है जहां पर इस प्रकार के हल्के जुताई के साक्ष्य भी मिले हैं। साथ ही कालीबंगा वो जगह भी है जो हमें ये बताती है कि वो दो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ उगाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कालीबंगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। अब आगे इसी में और बात करें। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ ए प्लॉट फील्ड एट, ठीक है, कालीबंगा में उन्हें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये भी हो गया, ये फैरो वाला भी हो गया, और ये टू डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ उगाते थे। ये तीनों चीज कहाँ से हैं? कालीबंगा से। अब ये कि आर्कियोलॉजिस्ट है ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज हार्वेस्टिंग के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज करते थे, तो उसका हमें कुछ नहीं पता है। अब ये केवल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब केवल गैस वर्क है, इसका आंसर हमें नो में ही देना है। डिड दी हड़प्पन्स यूज स्टोन ब्लेड, क्या वो खेत वो भाई फसल की कटाई के लिए क्या वो पत्थर से बने हुए ब्लेड्स का यूज करते होंगे, या जो वुडन हैंडल्स का यूज करते होंगे, या मेटल टूल्स का यूज करते होंगे? वी नो नथिंग। ठीक है, हमें अजम्पशन नहीं करना है। आर्कियोलॉजिस्ट को ही कुछ एविडेंस नहीं मिला तो हमें भी कोई अजम्पशन नहीं लगाना है वहां पे। तो हड़प्पन्स किस प्रकार के हार्वेस्टिंग के लिए और कौन कौन से टूल्स का यूज करते थे उसके बारे में हमारी इंफॉर्मेशन जीरो है। अब एक ज्यादातर हड़प्पन साइट्स थी वो सेमी एरिड इलाके में, आज के टाइम देखोगे तो ज्यादातर हड़प्पन साइट्स हैं वो डेजर्टिक पार्ट में है। तो एरीगेशन के बारे में पक्का उनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी, भाई खेतों में सिंचाई करने के लिए एरीगेशन फैसिलिटी उनको पता होगा। तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मिली है वो याद रखिएगा, सोरतू गई, जो कि अफगानिस्तान में एक जगह है जहाँ पे हमें कैनाल के एविडेंस मिले हैं, यानी नहरों का एविडेंस है, वो कहाँ से मिला है? सोरतू गई इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सोरतू गई नाम से एक साइट है जहाँ से हमें कैनाल के यानी नहरों के एविडेंस मिले। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, याद रखिएगा। सोरतू गई में कैनाल से रिलेटेड